नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ के एक फैसले ने आज सारे विपक्षी दलों के हाथ से 2024 के लिए एक बड़ा हथियार छीन लिया। वैसे तो ये हथियार जो है 2019 में भी आजमाया जा चुका है, लेकिन विपक्ष जो है इसको फिर से आजमाने के लिए तैयार था और लगातार पिछले 6 साल से इसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। लगातार सरकार पर हमला हो रहा था, सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि मोदी की मनमानी है ये, मोदी की तानाशाही है ये, मोदी को आर्थिक विषयों की समझ नहीं है, इसकी वजह से ये कदम उठाया। ये कहा जा रहा था कि कुछ अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये कहा गया कि जो घोषित लक्ष्य था, उद्देश्य था, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जो कुछ पहले जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, उससे बुरा है। इसके अलावा कहा गया कि विदेशी कंपनियों के लिए कुछ जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया। यानी कि इस कदम में सिर्फ खराबी ही खराबी थी। कहा गया लाखों लोगों की नौकरी ले ली, रोज़गार ले लिया, लाखों लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी पर 58 पिटिशंस, 58 जो है याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि ये फैसला सरकार का गलत था और सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है 7 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। सबकी बातें सुनने के बाद आरबीआई से एफिडेविट मांगा, सरकार से मांगा, कहा सारे डॉक्यूमेंट्स जो फैसले के दौरान लिए गए वो पेश कीजिए, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा था कि ये आर्बिट्रेरी फैसला है। यहाँ तक कहा गया कि आरबीआई को सरकार ने अंधेरे में रखा। आरबीआई गवर्नर को इसकी सूचना आखिरी मिनट पर यानी घोषणा होने से कुछ मिनट पहले दी गई और आरबीआई इसके खिलाफ था। इसके बावजूद ये फैसला लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का जो 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसका फैसला आया मेजॉरिटी से 4:1 से। 4 जजों ने एक फैसला दिया है, एक जज ने उसमें डिसेंटिंग फैसला दिया है, यानी उनसे मतभेद रखते हुए। जो 5वें जज हैं जिन्होंने मतभेद जताया है मेजॉरिटी के फैसले से, उनकी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा इस फैसले के पीछे सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी, सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं था, कोई गलती नहीं थी। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने जो उनका ऐतराज़ था वो ये कि आरबीआई का 1934 का जो एक्ट है उसमें 26(2) ये जो धारा है, इसके अनुसार जो इसके तहत सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। उनका कहना था कि इसके तहत सरकार केवल कुछ सीरीज़ नोट्स की कुछ सीरीज़ पर प्रतिबंध लगा सकती है, सारे पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। अब उनका सुझाव क्या था, उनका कहना क्या था, कैसे होना चाहिए था? उनका कहना था कि सरकार को या तो ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था या संसद में प्रस्ताव लाकर उस पर बहस कराकर फैसला होना चाहिए। पहला सवाल ये है कि अगर ऑर्डिनेंस या संसद में प्रस्ताव आता तो मॉनेटाइजेशन का, नोटबंदी का जो सरप्राइज़ इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से उसकी कामयाबी जिस पर निर्भर थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो इतनी अफरा तफरी होती देश में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो ये संसद के प्रस्ताव के जरिए या ऑर्डिनेंस के जरिए तो आ ही नहीं सकता था। सरकार ये फैसला तो कर सकती थी कि नोटबंदी नहीं करेगी, लेकिन अगर संसद के प्रस्ताव के जरिए या ऑर्डिनेंस के जरिए करना होता तो उससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती थी। पता नहीं जज महोदय ने क्या सोचकर ये बात कही, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जस्टिस नज़ीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहुमत से जो है सरकार के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया है और ये कहा है जो आरबीआई का 1934 का एक्ट है उसके 26(2) की बात जो डिसेंटिंग जज ने उठाई है उसके जवाब में कहा है कि आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है सारे नोट्स की सीरीज़ को
विड्रॉ करने या बंद करने या बैन करने की। तो डिसेंटिंग जज के फैसले से इस मुद्दे पर जो मेजॉरिटी है वो सहमत नहीं थी, और मेजॉरिटी ने कहा कि ये फैसला ऐसा है जिसे बदला नहीं जा सकता, ये आर्थिक फैसला है और इस तरह का आर्थिक फैसला लेने का केंद्र सरकार और आरबीआई को अधिकार है। दूसरी बात, जो ये आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई को, आरबीआई गवर्नर को अंधेरे में रखा, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया और मनमाने तरीके से कहा ये इम्प्लीमेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें न तो आर्बिट्रेरीनेस है और न ही ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। नोट बैन की घोषणा जो 8 नवंबर 2016 को हुई, उससे 6 महीने पहले से, ध्यान से सुनिए, 6 महीने पहले से सरकार और आरबीआई के बीच में बातचीत चल रही थी। कंसल्टेशन, सलाह मशवरा चल रहा था कि इसको कैसे करना है, कब करना है, इसका स्वरूप क्या हो, इसके उद्देश्य क्या हैं, इनसे क्या अचीव होगा। अचीवमेंट को लेकर आरबीआई और सरकार में मतभेद थे। कुछ मामलों में आरबीआई का कहना था कि ब्लैक मनी कैश में जितना है उससे कई गुना ज़्यादा रियल एस्टेट में है। तो अगर आपने खुद मकान नहीं खरीदा हो, ज़मीन नहीं खरीदी हो, इस दौरान आपके पड़ोसी ने, आपके मित्र ने, आपके रिश्तेदार ने खरीदी हो, तो आपको पता चल गया होगा 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद, यानी नोटबंदी के बाद, रियल एस्टेट में ब्लैक मनी लगभग ख़त्म हो गया है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट था जो पूरे सिस्टम में ब्लैक मनी का एक तरह से एक ब्लैक मनी की बाढ़ लेकर आता था। आप 1 करोड़ का मकान खरीदने जा रहे हैं 2016 से पहले, 8 नवंबर से पहले, उसके बदले में आप 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख तक कैश दे सकते थे। आज आपको 5 लाख भी कैश लेने वाले बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, वो भी एहसान करके शायद मान जाए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। तो रियल एस्टेट से ब्लैक मनी चला गया। अब आतंकवाद को लेकर हल्ला हंगामा हुआ कि आतंकवाद कहाँ ख़त्म हो गया, कैसे आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी। आतंकवाद की रीढ़ टूटती है उसकी फंडिंग पर जब बैन लगता है, उस पर जब रोक लगती है, उस पर जब प्रतिबंध लगता है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ नक्सल आंदोलन था, आज वो अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, पीएफआई की फंडिंग बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी नेता थे उनकी फंडिंग बंद हो गई। इसके अलावा पत्थरबाजी बंद हो गई। आपने सुना पत्थरबाजी? पिछले 2, 3, 4 साल में सुना कि कभी पत्थरबाजी हुई हो? क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए बाहर से पैसा आता था। ये डीमोनेटाइजेशन के बाद वो पैसा बंद हो गया। तो ये अचीवमेंट है, लेकिन मैं जो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि इससे बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो है ईमानदारी की पुनर्स्थापना। गरीब आदमी के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि अमीर का कुछ नहीं हो सकता, अमीर के खिलाफ कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। और इसीलिए डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान सहा गरीब आदमी ने, और सबसे ज़्यादा खुश था वो। क्यों खुश था? उसे लगा कि ईमानदारी की प्रतिष्ठा हो रही है, उसे लगा कि जो अमीर आदमी है उस पर चोट पड़ रही है। इससे वो खुश हुआ कि हम जो नहीं कर पा रहे थे वो हमारी सरकार ने किया। इस वजह से मोदी पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से मोदी की जो पॉलिटिकल कैपिटल थी और ज़्यादा बढ़ गई, विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ गई। उसने मोदी को बहुत बड़ी ताकत दी लोगों के भरोसे ने। डिमोनेटाइजेशन के कुछ ही महीने बाद, यानी 8 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली, 403 में से 325 सीटें मिली। ये अभूतपूर्व था। और उसके बाद भी जो असर पड़ा, लेकिन 2 बातें और कहना ज़रूरी है। एक बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर आरोप लगाया गया
कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसकी कमर तोड़ दी। आज 6 साल बाद आप देखिए स्थिति क्या हुई है। पहले तो 2016-17 में ये फैसला हुआ, 2017-18 में सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, यानी लोग ईमानदारी से टैक्स देने लगे। पूरी तरह से ईमानदारी आ गई ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी बहुत हद तक टैक्स सिस्टम में आ गई। उसका असर अगले ही फाइनेंशियल ईयर से दिखाई देने लगा। दूसरी बात, जो इनफॉर्मल सेक्टर हमारी इकॉनमी का 52% था, 52% था, वो आज घटकर 22% पर आ गया है। उसका नतीजा क्या हुआ? जो इस इनफॉर्मल सेक्टर में या जो अनौपचारिक ये जो क्षेत्र था रोज़गार का, व्यापार का, उसके लोग 30% से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में आ गए। मतलब उनको तनख्वाह उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगी, उनको जो सुविधाएं सरकारी हैं, पीएफ कटना या दूसरी इस तरह की सुविधाएं हैं, वो मिलने लगी। तो उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ, वो जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हुई। जो कैश देता था मालिक, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो खर्च करने के अलावा अगर वो बैंक में उस तरह से रख नहीं सकते थे, उसके आधार पर उनको कभी लोन नहीं मिल सकता था। अब ये सब स्थितियां बदल गई हैं। तो लगातार जो बदलाव आ रहा है इकॉनमी में, उसके अलावा डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में नंबर 1 पर भारत पहुंच गया है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है कि इतने कम समय में कैसे इस देश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। लाखों अरबों का ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है। आज सब्जी वाला भी ठेले पर आपको पेटीएम का वो लगाकर मिलेगा, वो मोबाइल से या दूसरे साधनों से ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हो पाया है। अब आप देखिए, विपक्ष की बात करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसका कुछ कुल लबोलुआब ये था कि ये फैसला मोदी सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि अमेरिका की 2 कंपनियां वीज़ा और मास्टर कार्ड, इनको फ़ायदा पहुंच सके, इनका बिजनेस बढ़ सके। कैश जितना कम होगा तो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, कार्ड के जरिए होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इशू करने वाली ये कंपनियां हैं तो इनको फ़ायदा होगा। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में जब आखिरी बार भारत आए थे तो मोदी से रिक्वेस्ट करने आए थे। ये दोनों कंपनियां रो रही हैं अमेरिकी सरकार और प्रेसिडेंट के सामने कि भारत हमारे धंधे को बंद करा रहा है। आज जिस तरह से रुपे कार्ड आ गया है, अगर नया आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू कराएंगे तो रुपे कार्ड मिलेगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड का धंधा बहुत बुरी हालत में है डिमोनेटाइजेशन के बाद। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष पिछले 6 साल से जो अभियान चला रहा था, जो झूठा प्रचार कर रहा था, सरकार पर जो हमला कर रहा था, सरकार की जो आलोचना कर रहा था, उन सब को इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ध्वस्त कर दिया है। ये सब लोग गलत बयानी कर रहे थे, ये सब लोग झूठ बोल रहे थे। और पिटिशनर्स की ओर से कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए। उसका एक किस्सा सुनाया इस संबंध में आज रविशंकर प्रसाद जी ने, जो कानून मंत्री रह चुके हैं इस देश के। उन्होंने कहा कि जब वो राम जन्मभूमि का केस उन्होंने लिया, मुकदमा लड़ना शुरू किया, तो इसके बारे में सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मशहूर कानूनविद फली नरीमन का उदाहरण दिया। संसद में उन्होंने राज्यसभा में थे, एक सवाल पूछा था। सवाल का जवाब देने के लिए जब खड़े हुए रविशंकर प्रसाद जी, तो नरीमन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं सभापति से कहा कि सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर कोर्ट में बहस करने वाला हूं, इसलिए ये सवाल नहीं पूछूंगा। तो एक नैतिकता है, एक परंपरा है
लीगल प्रोफेशन में कि जिस मुद्दे पर आप अदालत में अपीयर होने वाले हैं, बहस करने वाले हैं, उस पर आप सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर देते हैं फैसला आने तक। चिदम्बरम संसद में भी बोलते रहे, संसद के बाहर भी बोलते रहे और अदालत में भी अपीयर हुए। तो नैतिकता का ये हाल है। कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें तोड़ दी, इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर नैतिक अनैतिक कोशिश की। और आज भी देखिए ये फैसला आया है तो वो मेजॉरिटी फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो एक जज का माइनॉरिटी फैसला है उसको लेकर सरकार पर हमलावर है। तो सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के मुद्दों में एक मुद्दा ये भी था, वो मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि देश को गुमराह करने के लिए, सरकार पर झूठा आरोप लगाने के लिए क्या विपक्षी दल के नेता माफ़ी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी इस पर माफ़ी मांगेंगे? लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे लगता नहीं। राफेल पर भी ऐसे ही मुद्दा बनाया था, ऐसे ही अभियान चलाया था, ऐसे ही झूठे आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया उसके बाद चुप्पी साध ली, माफ़ी नहीं मांगी, गलती नहीं मानी। तो इसलिए गलती मान लेंगे डिमोनेटाइजेशन पर, ये मुझे लगता नहीं, वो उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की ये बहुत बड़ी जीत है। अगर एक भी ऐसी टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट की आ गई होती तो विपक्ष इसको लेकर उड़ गया होता और सरकार के खिलाफ अब तक मोर्चा खुल चुका होता। लेकिन अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। कोई इसके बाद भी नासमझी दिखाए, कोई इसके बाद भी ढिठाई दिखाए तो वो अलग बात है। लेकिन आज नोटबंदी का मुद्दा हमेशा के लिए दफन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, जिससे सरकार को संतोष हुआ होगा कि उसका जो फैसला था वो न केवल आर्थिक मोर्चे पर, न केवल राजनीतिक मोर्चे पर, न केवल लोगों की भावना के स्तर पर, बल्कि संवैधानिक रूप से भी सही था। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।